हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, तो ये जो लेक्चर है ये भी आपका बहुत छोटा सा होगा, बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर क्वेश्चन बन जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल और एक डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहले मतलब समझते हैं इसका, ठीक है, कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे कैसे एक रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले स्यूडो का मीनिंग क्या होता है। स्यूडो मींस होता है नकली, या हम बोले फॉल्स। मींस कुछ ऐसी रिएक्शन जो कि एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ठीक है, बट कुछ कंडीशंस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगती है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम डिफाइन करते हैं सच रिएक्शंस, लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे हम? सच रिएक्शंस which are not truly follow first truly of first order but under certain condition behaves like first order काइनेटिक्स। ठीक है, मीनिंग क्या है? कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव करेंगी वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल लेंगे हम CH3 COO C2H5 प्लस H2O gives CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH, यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, वाटर के साथ जब ईस्टर को रिएक्ट करते हो, एसिड और अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे? जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं, एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ये होती है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यानी कि एक्चुअली में इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2। इस रिएक्शन का एक्चुअली में ऑर्डर 2 है, बट अब हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन हम क्या लगाते हैं? बट इफ वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, वाटर काफी ज्यादा अमाउंट में जब प्रेजेंट हो, यानी कि H2O की कंसंट्रेशन बहुत, H2O का अमाउंट हम बहुत ज्यादा ले लें, तब क्या होगा? तब दिस रिएक्शन बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की तरह ये बिहेव करने लगती है? जब वाटर की कंसंट्रेशन है, वाटर को हम एक्सेस में लेते हैं। तो समझिए, इस रिएक्शन को हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं। CH3 COO C2H5 plus H2O gives CH3 COOH plus CH3 CH2OH। तो सपोज करते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पर आपने ईस्टर लिया था 2 मोल, ठीक है, और वाटर ले रखा लार्ज एक्सेस में, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ले रखा। सपोज करो वाटर हमने ले लिया 10,000 मोल, ठीक है। जब रिएक्शन की शुरुआत करी तब हमने ये लिया, ठीक है। तो रिएक्शन की शुरुआत में रेट क्या रहा होगा? रिएक्शन की शुरुआत में रेट, इनिशियल रेट क्या रहा होगा? K
के कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर कितनी है 2 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी है 1,0,0,0,0 ये है, दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमने क्या करा, कुछ टाइम बाद रिएक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू करा और कुछ टाइम बाद T इक्वल्स टू टी टाइम पे हमने ये देखा कि 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया, इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया। अब रिएक्शन को अगर आप देखो तो इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है 1, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, यानी कि ये 1:1 में रिएक्ट करते हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो अगर इसमें 2 मोल में से 1 मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो इसमें से भी 1 ही मोल रिएक्ट करेगा, और अगर मैं इसमें से 1 मोल माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 999 मोल और प्रोडक्ट बन जाएगा 1 मोल एंड 1 मोल। चीज समझ में आती है हमें कि क्योंकि इनकी स्टोइचियोमेट्री दोनों की 1 है, रिएक्ट ये 1:1 ही करेंगे। तो कुछ टाइम बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा कि रेट आफ्टर सम टाइम, ये रेट क्या था टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, रेट टाइम t इक्वल्स टू t पर हमने ऑब्जर्व करा कि रेट की वैल्यू आई कि ये 1 हो गया और ये 9999। नाउ यहां से हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, बट वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि 9999 यानी कि 9999 इसको अप्रोक्सीमेटली आप 10,000 ही बोल सकते हो, ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। तो हमें क्या दिखता है कि वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द रिएक्शन, और इवन जब रिएक्शन खत्म भी हो जाएगी ना, जब T इज इक्वल्स टू T2 बोल दो, जब रिएक्शन खत्म हो गई बिल्कुल 0 मोल हो गया ये, ठीक है, बिल्कुल खत्म होगी, तब भी इसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज होगी, बस इतना होगा ये फाइनली। तो इसकी कंसंट्रेशन में ओवरऑल कोई पूरी रिएक्शन के थ्रू इसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है, आता भी ये चेंज तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखती है हमें। इसीलिए हम ये देखते हैं कि ईस्टर की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है, और ईस्टर की कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट की वैल्यू बदल रही है, बट H2 की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसकी कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा कि H2 की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा भी लो घटा भी लो, उसी कंसंट्रेशन के बढ़ाने या घटाने से रेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और अगर ऐसा होता है कि H2O की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसी कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से रेट पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, रेट H2O की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा उसके रेट पे। जबकि हमने जैसे ही रिएक्शन देखी, ईस्टर का जो अमाउंट था वो 2 से 1 हो गया, यानी ईस्टर के कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। यहां पे आप देखो 1 होगी वैल्यू, तो जब बाहर लोगे तो यहां पे जब इसको बाहर लोगे तो ऐसे हो जाएगा 2K इंटू 10,000, ठीक है, ये हो जाएगा ना। और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये क्या होगा K, इसको अप्रोक्सीमेटली 10,000 ले लेते हैं, तो आप ये देख रहे हो वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ईस्टर की कंसंट्रेशन हाफ होने से रेट हाफ हो चुका है, रेट हाफ हो चुका है बिल्कुल। तो यानी कि ईस्टर की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट इफेक्ट हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो रेट लॉ की हम एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से बना देते हैं कि H2 की कंसंट्रेशन क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसको रेट कांस्टेंट की तरह ही एक कांस्टेंट मान लेते हैं, और सिर्फ हम बोल देते हैं कि रेट किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर पर डिपेंड करता है, और ये पूरा हो जाएगा K डैश बोल देते हो आप इससे, न्यू रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू K डैश CH3 COO C2H5। तो यहां पे हमें क्या दिखता है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रही है। एक्चुअली में ये है, एक्चुअली में ये रिएक्शन है, ठीक है, बट बिहेव कैसे कर रही है, बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस लगाने के बाद अगर रिएक्शन किसी हायर ऑर्डर काइनेटिक्स की जगह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने लग जाए तो उस रिएक्शन को बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम्पल तो हर बुक में, हर पेपर में आपको यही एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी हर बुक में मिलता है आपको। हाइड्रोलिसिस ऑफ C12H22 सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। अगेन सेम चीज होती है, ये एक और एग्जांपल है इसका। ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। ये एग्जांपल और ध्यान रख लेना। तो इसमें भी सेम चीज है, रिएक्शन एक्चुअली में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक से होती है, बट फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, बिकॉज H2O की कंसंट्रेशन इसमें भी हाई ले लेते हैं हम, जिस वजह से सुक्रोज पर ही डिपेंड करता है रेट सिर्फ, और रिएक्शन हो जाती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी इसमें हमने पढ़ ली है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट एंड एग्जांपल, बस दो चीजें इसमें से पूछते हैं। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी है, बट पूछा नहीं गया कभी भी, बट स्टिल हम एक बार उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, उसमें भी समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में क्या बताना है, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं अब। क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द liberated acetic acid against sodium hydroxide. The concentration of ester at different time is given below. Time है 0, 30, 60, 90, उस पर अलग अलग concentration आपको given है। Show that it follows pseudo first order reaction as concentration of H2O remains nearly constant during the course of this reaction. What is the value of K dash in the equation? Okay. तो देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में आपको रेट की एक्सप्रेशन गिवन है कि रेट इज इक्वल्स टू K डैश CH3, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था ना, उसी एग्जांपल पे ये है क्वेश्चन। यही एग्जांपल ज्यादातर दिया जाता है, हर बुक्स में आपको यही मिलेगा, हर क्वेश्चन में ये एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल तो अच्छे से पढ़ लेना। ये आपको रेट की एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपको बोला जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ये बताइए कि ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। ये प्रूव करो, ये शो करो। पहली चीज तो ये पूछिए, तो शो करना ना, आपको कुछ अलग नहीं बताना, आपको सिंपल सी यही चीज लिखनी है कि H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो आप सिंपल ये बोलोगे रेट इज इक्वल्स टू K डैश, H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और ये इस तरीके से आपने सेम रेट लॉ इक्वेशन लिखी। आपने बोला इसको K बोल दिया आपने, क्यों बोला K? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज कांस्टेंट, और रेट को आपने लिख दिया CH3 K CH3 COO C2H5। अच्छा अब ना ये चीज देखना, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया था तो मैंने पहले K लिया था फिर K डैश लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कुछ स्टैंडर्ड है कि पहले K लेना है फिर K डैश लेना है, कुछ भी ले सकते हो, बस डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। इसमें इक्वेशन में ऑलरेडी K डैश की बना है, इसलिए मैंने K ले लिया, ठीक है। इक्वेशन जब एग्जाम्पल में लिखी थी तो पहले हमने K लिया था, H2O की कंसंट्रेशन ऐड करने के बाद हमने उसे K डैश बोल दिया। कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, बस एक डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये इक्वेशन दिखा दी, और इसलिए ये बिहेव करती है, बिहेव्स लाइक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। बस इतना सा आपको एक्सप्लेन करना होता है, वाटर की कंसंट्रेशन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो मेन क्वेश्चन तो ये है भी नहीं, क्वेश्चन में आपको K डैश की इसकी वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन में आपसे K डैश की वैल्यू पूछी है, ठीक है। नाउ अगर ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, जो कि हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, तो इस इक्वेशन में K की वैल्यू, ये वाला जो K है, ठीक है, ये वाला जो K है, उस K की वैल्यू 2.303 बाय T log R नॉट बाय R ले सकते हैं हम, और R यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर होगा,
ये एक्सप्रेशन लगेगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम 0 पर कंसंट्रेशन गिवन है, टाइम 30 सेकंड पर कंसंट्रेशन गिवन है, 60 पर और 90 पर। यानी जो टाइम 0 पर आपको कंसंट्रेशन गिवन है ईस्टर की, वो तो हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपको गिवन है 0.8500 मोल पर लीटर। नाउ टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पर जो गिवन है उसको हम r मान लेते हैं। और पहली इक्वेशन हम क्या करेंगे, हमको 4 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, एक 0 के लिए, बाकी 30, 60 और 90। तो 30 सेकंड के लिए एक बार हम k निकालेंगे, एक बार 60 सेकंड के लिए k निकालेंगे, एक बार 90 सेकंड के लिए k निकालेंगे। तीनों के लिए k निकालने के बाद हम लोग उन तीनों का एवरेज लेंगे। तो देखो पहले हम 30 वाले का लेते हैं। हम 30 वाले में आपको वैल्यू गिवन है 0.8004 मोल पर लीटर। तो इसके लिए इक्वेशन बनाई जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी, K इज इक्वल्स टू 2.303। इसको सॉल्व कर लेना भाई अपने आप, ठीक है, काफी बड़ा चला जाएगा ये क्वेश्चन। 30 सेकंड है, 30 वैल्यूज में डाल देता हूं सारी। सॉल्व लास्ट लेक्चर में हम लोग काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको आना चाहिए अभी सारे चीजें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहां से k की वैल्यू आपके पास आएगी 2.004 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स, ठीक है, -3 मिनट इनवर्स, बिकॉज टाइम आपको ये जो गिवन है ये मिनट में गिवन है, ठीक है, टाइम आपको मिनट में गिवन है ये। तो आपने पहली k की वैल्यू निकाली, ठीक है। फर्स्ट इसको हम k1 बोल देते हैं। सिमिलरली एट t इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट पर क्या हो जाएगा, 60 मिनट पर r की वैल्यू हमने देखी क्या है, 60 मिनट पे r की वैल्यू आपको गिवन है 0.7538 मोल पर लीटर। अगेन आप इक्वेशन लगाओगे, K2 बोल दोगे इसको 2.303, टाइम इस बार 60 मिनट्स है, लॉग इनिशियल वैल्यू सेम रहेगी हर बार, इनिशियल वैल्यू तो चेंज नहीं होती, 0.7538। सॉल्व करोगे आप, वैल्यू आएगी 2.003 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स, ठीक है। नाउ K3 भी निकाल लेंगे हम सिमिलरली एट टाइम t इज इक्वल टू 90 मिनट। काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए ना चांसेस कम होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, और कभी आया भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन करना है। 0.7096 r की वैल्यू गिवन है 90 मिनट पे मोल पर लीटर, ठीक है। 2.303 बाय, इस बार 90 आ जाएगा, लॉग इनिशियल वैल्यू 0.8500 ही रहेगी, फाइनल 0.7096। सॉल्व करेंगे हम इसकी वैल्यू 2.005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपको जो टेबल गिवन है, टेबल से आपने इस इक्वेशन में जो k की वैल्यू है वो निकाली। कैसे निकाली, आपने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए 3 वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करोगे, अब आप एवरेज निकालोगे जिससे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए k की। जनरली होता क्या है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट में ना एरर के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करा जाता है रेट लॉ या रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए, तो 3 से 4 बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ताकि आप हर बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, और एट द एंड आप मैच करके देखो कि आपकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बहुत ज्यादा डेविएशन है ना, तो कहीं ना कहीं आपने एक्सपेरिमेंट में गलती करी होगी, इसीलिए आपको यहां पर 3 वैल्यूज निकालनी पड़ी। उसके बाद तीनों का एवरेज लिया, 3 वैल्यूज ने डिवाइड कर दिया 3 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 2.004 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 प्लस 2.003 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 प्लस 2.005 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.004 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। तो ये आ गई
के की वैल्यू, बट आपको के नहीं निकालना, के नहीं निकालना, आपको निकालना है के डैश। के डैश पूछा है क्वेश्चन में, तो के डैश कैसे निकालोगे? आपको इनिशियली H2O की कंसंट्रेशन भी गिवन है ब्रैकेट में क्वेश्चन में, विच इज 55.5 मोल पर लीटर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वाटर की, ठीक है। तो अगर आपको के डैश निकालना है, यहां से देखिए के डैश कैसे निकालेंगे, के जो है वो इक्वल किसके है, ये के, ये इक्वल है के डैश और H2O की कंसंट्रेशन के। तो हम इसको, ये जो वैल्यू आई है इसको ये लिख सकते हैं के डैश और H2O की कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हैं के को, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2.004 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। नाउ ये वैल्यू जो है आप यहां पे के डैश के फॉर्म में रीअरेंज कर लोगे, 2.004 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 55.5, आंसर आएगा मिनट इनवर्स में। सॉल्व करोगे आप, सॉल्व कर लेना है अपने आप, सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, 10⁻⁻5 मिनट इनवर्स। तो फाइनल आंसर ये है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व नहीं करा, कैलकुलेशन नहीं करी है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी हो गया, बट जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर फाइनली आपको इसकी, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाता है, इसीलिए चांसेस कम होते हैं आने के, ठीक है। बट आना चाहिए आपको, अगर बुक में गिवन है कोई क्वेश्चन तो आपको हर क्वेश्चन पता होना चाहिए, थोड़ा आपके कंसेप्ट बेहतर हो जाते हैं हर क्वेश्चन को ना करने। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं कहीं तो ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, क्वेश्चन को करो। इसमें देखो रेट आपने 3 बार सॉल्व कर लिया तो वही आपकी प्रैक्टिस हो गई ना 3 बार, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, बट हाँ प्रैक्टिस तो हो रही है, तो क्वेश्चन छोड़ा मत करो कोई भी, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही था।